नमस्कार, हेलो। हम हर हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की क्रिमिनल लॉ पे एक जजमेंट को समझेंगे। इस बार काफ़ी टाइम हो गया। वो केस का नाम है संतोष वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली। जजमेंट आई है 28 अप्रैल 2023 को। 3 जज का बेंच था। जजमेंट लिखी है जस्टिस मनोज मिश्रा ने। ये केस एक मर्डर मिस्ट्री है। केस क्या कहानी है केस की वो मैं समझा देता हूँ, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला किया और क्या रीजनिंग दी वो मैं आपको बताऊँगा। मर्डर मिस्ट्री कैसे है। 12 सितंबर 2000 को पुलिस को फ़ोन आता है कि एक दिल्ली में बिल्डिंग है, दिल्ली का एक केस है, दिल्ली में बिल्डिंग है, उसकी दूसरी मंजिल पर एक डेड बॉडी मिली है। तो पुलिस जाती है। ये 10:40 की बात है। टाइम भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। तो 12 सितंबर 2000 को 10:40 सुबह पुलिस जाकर देखती है एक डेड बॉडी, एक पलंग है, उस पर एक डेड बॉडी पड़ी है। काफ़ी कपड़े चादर वगैरह पे खून लगा हुआ है। आसपास सामान भी बिखरा हुआ है। दारू की बोतल है, स्नैक्स पड़े हुए हैं और सिगरेट के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तो ये सब पूरा क्राइम सीन है। और उस डेड बॉडी की जेब से एक सुसाइड लेटर भी मिलता है। तो ये सारी बात है 10:40 सुबह 12 सितंबर को। फिर वो पता चलता है कि वो बॉडी किसी हरिशंकर की है। अगले दिन आके उनकी वाइफ भी कंफर्म कर देती है और उनके परिवार वाले कंफर्म करते हैं कि ये बॉडी हरिशंकर की है। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल से वो मिली थी। अब उस बिल्डिंग के जो मालिक हैं उन्होंने बताया कि उस बिल्डिंग को किराए पे दे रखा है संतोष को। संतोष को उस मालिक ने 11 तारीख को 4 बजे कपड़े की एक गठरी लेकर जाते हुए उस बिल्डिंग से बाहर जाते हुए देखा था, 11 तारीख को। फिर जो पहली मंजिल पर किराएदार है, ये बॉडी मिली है दूसरी मंजिल पर, जो पहली मंजिल पर किराएदार है उस इंसान ने, जो 2 एक्यूज्ड हैं इस केस में, 2 एक्यूज्ड है, 2 आरोपी हैं। पहले का नाम है संतोष जिनके नाम पर केस है, दूसरे का नाम है नीरज जिनकी मृत्यु हुई है, उनका नाम है हरिशंकर। तो जो पहली मंजिल पे किराए पे रहते हैं उन्होंने बताया कि रात को 9 बजे 11 तारीख को, 11 सितंबर को इन 2 एक्यूज्ड के साथ उन्होंने हरिशंकर को देखा था शराब पीते हुए और वो ताश खेल रहे थे। तो यही सब गवाही है। अब ट्रायल कोर्ट ने इनके ये सारा एपिसोड हुआ। 11 को ये दोनों लोग बोल रहे हैं उनको देखा था। फिर 12 तारीख को पुलिस ने आके लाश मिली पुलिस को। फिर जो ये संतोष है, जो जिनके अपार्टमेंट में ये मिली है, जो किराए पर ले रखा था, वो 20 सितंबर को इटावा से बिलोंग करते हैं। वो पुलिस इटावा उनके घर गई। इटावा उत्तर प्रदेश में एक जगह है। फिर 23 तारीख को, ये कैसे सीक्वेंस है वही समझा रहा हूँ। 23 तारीख को ट्रायल कोर्ट के सामने 30,000 कोर्ट में ये दोनों अक्यूज नीरज और संतोष सरेंडर कर देते हैं। फिर पुलिस इनको अपनी कस्टडी में ले लेती है। फिर वो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट देते हैं। एक देते हैं 23 तारीख को जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया, और एक देते हैं 25 तारीख को। 23 तारीख वाली में कुछ नहीं था। 25 तारीख को नीरज ने बताया कि एक चाकू है जो उस बिल्डिंग की छत पे था वो मिला है, और जो संतोष हैं उन्होंने बताया कि कपड़े हैं खून से सने हुए, वो भी बिल्डिंग की ऊपर छत से मिले वो। ये पूरा केस था। इस पूरे केस कहानी के आधार पर ट्रायल कोर्ट ने इन दोनों को दोषी पाया और 302 के अंदर, 302 और सेक्शन 34 इनके अंदर इनको उम्र कैद की सज़ा दी। हाई कोर्ट और इनकी जो नीरज की हैंडराइटिंग वो मैच की थी जो सुसाइड लेटर मिला था उस इंसान की जेब से, हरिशंकर की जेब से, हरिशंकर जिनकी मृत्यु हुई थी। ट्रायल कोर्ट ने दोनों को दोषी पाया, उम्र कैद की सज़ा दी। फिर हाई कोर्ट आए। हाई कोर्ट में जो नीरज थे जिनके खिलाफ सिर्फ वो सुसाइड लेटर वाली बात थी, उनको निर्दोष घोषित कर दिया और सिर्फ संतोष को आरोपी पाया। फिर अब ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने, अब दोनों साइड के वकीलों ने क्या कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पूरे केस को एनालाइज किया, पूरे जो मर्डर मिस्ट्री जो मैंने स्टार्टिंग में कहा ये सॉल्व हुई कि नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। तो जो पहला जो इनके अक्यूज के वकील थे, आरोपी के वकील थे, उन्होंने बताया कि केस का कोई मोटिव नहीं है, मर्डर करने का कोई मोटिव नहीं प्रूव हुआ है। और जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, क्योंकि देखा ही नहीं है किसी ने मर्डर होते हुए, तो ऐसे केस में मोटिव प्रूव करना ज़रूरी हो जाता है। मोटिव प्रूव नहीं किया। जो सामान बिखरा हुआ था, वो स्नैक्स थे और बाकी चीज़ें थी, उन पर किसी पे फोरेंसिक वालों ने एक्यूज की फिंगरप्रिंट्स नहीं प्रूव किए हैं। और 2 डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, एक 23 तारीख को ली थी जिस दिन उन्होंने सरेंडर किया था, और एक 25 तारीख को ली थी।
इनके वकील ने कहा कि 13 दिन बाद, क्योंकि इंसिडेंट है 11 तारीख का और वो बरामद हुई चीज़ें 25 तारीख को, कि 13 दिन बाद सेम ही बिल्डिंग की छत से पुलिस रिकवर कर रही है चीज़ें, जो कि मानने लायक बात नहीं है। और जो कपड़े मिले हैं खून से सने हुए, वो जिसकी मृत्यु हुई है उसका तो खून है उन पर, लेकिन वो अक्यूज से कैसे जुड़े हैं ये नहीं प्रूव होता है। फिर स्टेट के वकील ने कहा कि संतोष किराएदार है, उन्हीं की बिल्डिंग में, उन्हीं की अपार्टमेंट में सब पता चला है, और ब्लड सने कपड़े मिले हैं जो कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके हैं, और 23 तारीख तक फरार थे। इससे लगता है ये सब यही आरोपी हैं। और जो नीरज हैं उनका तो सुसाइड लेटर मिला है, उनका लिखा हुआ, उस जिनकी मृत्यु उनकी जेब से। अब सुप्रीम कोर्ट ने कैसे पूरे केस को एनालाइज किया और क्या समझाया, क्या फैसला दिया, वो समझा देता हूँ। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि कोई आई विटनेस नहीं है, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कोई, तो इसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस से प्रूव किया गया। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए लैंडमार्क जजमेंट है शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 1984 का केस है। इस पर इस केस को डिटेल में समझाने के लिए वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसमें 5 चीज़ें कही गई हैं इस केस में कि पंचशील इनको बोलते हैं कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में केस अगर प्रूव करना हो तो ये 5 चीज़ें प्रूव होनी चाहिए, जिनको ऐसा समझा जाता है कि चेन जो है सर्कमस्टेंसेस की कंप्लीट होनी चाहिए, और जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो पूरी तरह एस्टेब्लिश होने चाहिए, कोई चेन ब्रोकन नहीं होनी चाहिए, और जो सारे सर्कमस्टेंसेस हैं वो बिल्कुल पक्के हों और वो सिर्फ और सिर्फ गिल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये इस तरह ये प्रिंसिपल समझाए हुए हैं शरद बिरदी चंद शारदा के केस में। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए यही लैंडमार्क केस है, शरद बिरदी चंद शारदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1984 का केस है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 2 व्यूज़ पॉसिबल होते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है वो भी, तो जब बात अक्यूज के फेवर में जाती है वो मानी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट सर्कमस्टेंसेस पे आते हैं कि कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिनके आधार पर ये फैसला किया गया है। पहला कि मृत्यु जो है वो होमिसाइडल है, मतलब उनका मर्डर हुआ है, मारा गया उनको, सुसाइडल नहीं है, ये पक्का है। और शार्प एज वेपन से उनका मर्डर हुआ है, ये बिल्कुल पक्की बात है। दूसरी जो है बॉडी जो है वो उस किराए के अपार्टमेंट से मिली है, ये बात पक्की है। तीसरा FSL रिपोर्ट, फोरेंसिक वाली रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि जो सुसाइड लेटर मिला है उस पर राइटिंग नीरज की है, जो दूसरे अक्यूज जिनको हाईकोर्ट ने छोड़ दिया। और ये लोग 12 से 23 तक फरार थे। 12 को पुलिस को पता चला, 23 को जब इन्होंने सरेंडर किया। और डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, जिसमें 2 दी थी इन्होंने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट, दूसरी वाली में जिसमें नीरज का बताया हुआ चाकू मिला है और संतोष के बताए हुए कपड़े मिले हैं जिस पर उस मृत इंसान के ब्लड मिला है। अब एक एक पॉइंट को उन्होंने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट ने कि इनसे प्रूव क्या होता है, किस निष्कर्ष पर पहुंचे और क्या रीजनिंग दी है। पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि किराए का मकान संतोष का है, इससे गिल्ट प्रूव नहीं होती है, इससे उनको दोषी नहीं साबित किया जा सकता। 11 सितंबर को 1 बजे उस इंसान को देखा गया है जीवित, और वो शराब के नशे में था। जब वो 4 बजे गठरी लेकर निकले थे या रात को 9 बजे देखा था उनको ताश खेलते हुए शराब पीते हुए, वो गवाह अपनी गवाही से पलट गए थे, तो वो बात प्रूव नहीं हुई। लास्ट उस इंसान को देखा गया लगभग 12 या 1 बजे 11 तारीख को, और उनकी लाश मिली है 10:40 पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है काफ़ी ज़्यादा समय है, तो इसी बीच कौन आया कौन गया ये कहीं से भी प्रूव नहीं हुआ है। इस बिल्डिंग का कोई और रास्ता नहीं है, ना ऐसा बताया गया कि संतोष के पास कोई ऑल्टरनेट चाबी थी इस जगह के आने की। तो संतोष की प्रेजेंस जो है वो ही प्रूव नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जो पहली मंजिल वाला किराएदार था उसी ने बताया था कि 12-1 बजे उन्होंने देखा था इस इंसान को जिनकी मृत्यु हुई है। तो जब एक्यूज की प्रेजेंस प्रूव नहीं होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्डर हुआ है शार्प वेपन से, ये बिल्कुल पक्का है। खून से सने हुए कपड़े थे, लेकिन जो बाकी सामान था, विस्की की बोतल, वो स्नैक्स के पैकेट्स थे, और या सिगरेट, जली हुई सिगरेट के जो छोटे टुकड़े होते हैं वो थे, उन पर फिंगरप्रिंट्स नहीं लिए गए। किसी भी तरह से अक्यूज की प्रेजेंस प्रूव नहीं हो रही है उन चीज़ों से। तो दोनों अक्यूज कैसे कनेक्ट हो रहे हैं ये प्रूव नहीं होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेटर था नीरज की हैंडराइटिंग में, इस पॉइंट पर आए। ये 2 बातें थी इस पॉइंट पर आने के लिए। पहला डिस्क्लोजर की स्टेटमेंट, दूसरा वो FSL की रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिस्क्लोजर स्टेटमेंट मान्य नहीं होगी
क्योंकि ये लेटर तो पुलिस को 12 तारीख को ही मिल गया था जब वो लाश बरामद हुई। तो कोई नई इन्फॉर्मेशन, जैसे सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट में होता है कि कोई नई इन्फॉर्मेशन मिले वो आपके खिलाफ यूज़ हो सकती है, तो कोई नई इन्फॉर्मेशन तो थी नहीं। अपना गुनाह अगर मानोगे पुलिस के सामने, वो सेक्शन 25 से हिट हो जाता है, 25 और 26 से। तो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को पुलिस मानना नहीं है। अब आते हैं उस फोरेंसिक की रिपोर्ट पे। वो एक एक्सपर्ट की ओपिनियन है सिर्फ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो प्रूव नहीं होता है कि नीरज के राइट, वो लेटर जो है नीरज का लिखा हुआ है। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस इंजरीज देख के साफ लग रहा है कि मर्डर हुआ है, तो वो सुसाइड का लेटर क्यों डालेगा इंसान उसकी जेब में। 2 इंजरी चेस्ट पर है, 3 इंजरी पेट पर है चाकू के, टोटल 8 इंजरीज थी उस इंसान को। कहीं से भी लगता नहीं है कि वो सुसाइड को कोई चांस ही नहीं है, तो वो ऐसा कोई क्यों उसका सुसाइड लेटर डालेगा। तो ये लेटर वाली बात भी प्रूव नहीं हुई। अब गायब रहे वो 12 से 23 तक, सुप्रीम कोर्ट इस बात पर आए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतने दिन वो गायब रहे हैं, जब पहली बात है प्रेजेंस ही प्रूव नहीं हो रही उस इंसान की वहाँ पर, तो गायब रहे हैं नहीं रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान किसी और वजह से भी कहीं और हो सकता है। और इंस्टिंक्ट ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन, ये शब्द यूज़ किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जैसे उनको पता चला हो कि उनके अपार्टमेंट से लाश मिली है, तो वो अपने आप को सेल्फ प्रिजर्व करने के लिए भी हो सकता है चले गए हों वो। अब फिर सुप्रीम कोर्ट आखिर में आए डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पर। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेम बिल्डिंग है, पुलिस ने कोना कोना उसका छाना ही होगा 12 तारीख को ही, तो 25 को उसी बिल्डिंग की छत से वो कैसे चाकू और कपड़े बरामद हुए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों अक्यूज की सेम टाइम पे डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है और सेम एक ही तरह से लिखी गई हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट को भी नहीं माना। और जो वो डिस्क्लोजर से कपड़े बरामद हुए थे वो सिर्फ मृत इंसान का खून वाले थे, किसी भी तरह से आरोपी से जुड़े हुए वो नहीं प्रूव हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब कहते हुए कहा कि इन दोनों के खिलाफ ही आरोप प्रूव नहीं होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि उनकी बिल्डिंग, उनके अपार्टमेंट से डेड बॉडी मिली है, सिर्फ इसी वजह से किसी को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को निर्दोष घोषित किया। तो ये थी हमारी इस हफ्ते की क्रिमिनल लॉ पे जजमेंट। इस बार गैप काफ़ी ज़्यादा आ गया था। हम अगले हफ्ते एक और जजमेंट को आपके साथ समझेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।